सॉल्यूशन जो होता है वो कितने तरीके का या किस तरीके से मिलकर के बना होता है। देखो, सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। पर उससे पहले सोल्यूट सोलवेंट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम कहाँ से शुरू करें। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। हम जानते हैं कि किसी मैटर की कितनी फेज होती हैं। अब मैटर को क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है फिजिकल मेथड, यानी कि अगर हम बात करें मैटर की तो मैटर की बात करने से पहले हमें ये बताना होगा, क्योंकि हमें समझना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले मैटर के बारे में पहले अच्छे से समझना होगा। वैसे तो क्लास 11th में हम मैटर के बारे में जानते हैं, पर हमें एक बार फिर रिवाइज भी कर लेंगे और सारी बातों को समझ भी लेंगे और हमारे सॉल्यूशन में फिर हमें समझने का बिल्कुल इंटरेस्ट भी बनेगा। तो हम बिल्कुल इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैटर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हो भाई? देखो, मैटर को क्लासीफाई करने के दो आपके पास तरीके। फर्स्ट आपके पास वही फिजिकल मेथड, यहाँ पर फिजिकल, और सेकंड आपके पास है केमिकल मेथड। क्या है अपने पास? केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के बिहाफ पर या फिजिकल के बिहाफ पर आप देखें, फिजिकल के बिहाफ पर मैटर तो 5 टाइप का होता है, पर हम मेनली 3 मुद्दे पे ही 3 टाइप के मैटर की बात करेंगे। पहला हमारे पास होता है सॉलिड, और दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड, और थर्ड हमारे पास होता है गैस। और वैसे मैटर की 5 स्टेट होती हैं। जो हमारे पास 4 आपके पास है वो प्लाज्मा। क्या है हमारे पास? प्लाज्मा। और जो 5th है आपकी, वो आपके पास आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो प्लाज्मा तो और बोस आइंस्टाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इन पे अभी काम चल रहा है तो इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन का किस तरीके से बेस होता है, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट में उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब लिक्विड के अंदर आप जानते हैं लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, और लिक्विड की एक शेप फिक्स नहीं होती है। तो शेप फिक्स नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा और उसे हम लिक्विड बोल देते हैं। परंतु जब हम उस लिक्विड को फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बात करना चाहते हैं, तो हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना। पर उससे पहले हम ये बता दें आपको, जो हमारे पास केमिकल है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसके बिहाफ पर देखें तो हमारे पास कोई भी मैटर होता है वो 2 तरीके से मिलकर के बना होता है। एक प्योर सब्सटेंसेज और एक होता है आपके पास में क्या? मिक्सचर। क्या होता है आपके पास में? मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो क्या, कि मिक्सचर होता है 2 टाइप का। फर्स्ट आपके पास होता है होमोजीनस और सेकंड आपके पास होता है हेट्रोजीनस। क्या होता है जी? हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहीं से हमें बात को समझ में आएगी। सॉल्यूशन भी एक तरीके का होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन भी एक तरीके क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास पहले होते हैं क्या? एक तो होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड को भी क्लासीफाई करें तो इसको भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अगर हम एलिमेंट को देखें तो ये 3 टाइप से, एक मेटल प्रवृत्ति के, नॉन मेटल प्रवृत्ति के और मेटलाइट, और आपके पास में यहाँ पर आ गया
मेटलॉइड। तो हम यहाँ पर ये पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन कर पाए हैं। पर इससे सॉल्यूशन का क्या है, सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन का क्या लेना देना है, क्योंकि मैटर को समझने से हमें फायदा सॉल्यूशन से कितना मिल रहा है। मैंने अभी बात की आपसे कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, और लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, ये मैंने बात की है। और फ्लूइडिटी और दूसरी बात मैंने बात की है कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, उसे हम लिक्विड बोल देते हैं। परंतु जब हम उस लिक्विड की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करना चाहते हैं, तो हमें उसकी केमिस्ट्री जाननी होगी। और जब किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री जानने के लिए हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो हमें उसकी बेसिक चीज़ें जाननी होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम बात करेंगे। जब हम बच्चे थे तो मैथ सीखने के लिए हमने पहले काउंटिंग सीखी, फिर जोड़ घटाव, ये मल्टीपल, ये सब करने सीखे। आफ्टर दैट हम उसे आगे बढ़ते गए। इसी प्रकार से हमारी केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और सॉल्यूशन को जानने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए। सॉल्यूशन को जानने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए। अब उन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर किया गया और क्यों किया गया। तो हम सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन में कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट आए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आया आपका मोल कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आया, जिससे हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मोल कॉन्सेप्ट की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आया हमारा मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा आया आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आया आपके पास। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ये काफ़ी इजी होता है और इसे मोस्टली हम इसका उपयोग करते हैं, इसको यूज करते हैं। किसका? मोल कॉन्सेप्ट का। इसका हम यूज करते हैं क्या सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इसको सीखो और सीखने के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट के बारे में उसके बारे में पढ़ो, उसको अच्छे से। जब आपको समझ आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा और इजी तरीका आपके पास में मिल जाएगा। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है ये एक इजी मेथड होता है कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। तो जनरली क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। मगर हम तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के अंदर हमने कितनी बातें बताई आपको? दो बातें बताई। पहले बताया हमने सोल्यूट और दूसरा हमने बताया सोलवेंट। यानी कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यहाँ पर बात की जा रही है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है और सॉल्यूशन कैसे बना। तो सिंपल सी बात, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पर ये बीकर मैंने ले लिया है और उस बीकर के अंदर पहले कुछ वाटर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ वाटर डाल दिया है, साथ में मैंने ऐड किया सम शुगर या शुगर क्रिस्टल कुछ मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो अब सिंपल सी बात है भाई, देखो ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये शुगर है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है और जो ये शुगर है जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। सोल्यूट को वेट के आधार पर कभी भी देखा नहीं जा सकता। सोल्यूट को वेट के आधार पर कभी नहीं देखा जा सकता। सोल्यूट को फेज के भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सोल्यूट को अमाउंट के आधार पर पहचाना जा सकता है। अब हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर पहले से डाला हुआ है, उसके बाद में हमने डाला यहाँ पर शुगर। क्या डाला हमने? शुगर। तो शुगर को हमें वेट के आधार पर निर्धारित नहीं करना है, बल्कि अमाउंट के आधार पर पहचाना जाता है। अमाउंट कम होती है जनरली केस में, अमाउंट जहाँ पर कम होती है वहाँ सोल्यूट को मान लिया जाता है और जिसमें अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम सोलवेंट अक्सर मान लिया करते हैं। अक्सर हम क्या है? सोलवेंट मान लेते हैं।
तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो चीजें हुई। अब पहली बात तो आज से ये बिल्कुल बंद कर दीजिए कि सोल्यूट या सॉल्वेंट को वेट के आधार पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि अमाउंट के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हमें इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सिंपल आप एक एग्जांपल मैंने आपको जो लिया है वो लिया है मैंने क्या, एक शुगर के कुछ क्रिस्टल मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किए हैं। और वर्ड मैंने बोला डिजोल्व, भाई डिजोल्व वर्ड कब यूज किया जाता है? पहली बात मैं वर्ड बोल रहा हूँ डिजोल्व, ध्यान देना आप बात बिल्कुल, मैं एक एक वर्ड को बोलूंगा और उसी को समझाता हुआ आपको समझ में आ जाएगा। डिजोल्व वर्ड कब यूज किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, डिजोल्व वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब आपके पास एक कंपोनेंट आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा कंपोनेंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, या एक कंपोनेंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा और दूसरा कंपोनेंट आपके पास गैस फॉर्म में होता है। कभी भी देखो, आप ध्यान से समझना, फेज के बिहाफ पर डिजोल्व को आप बता सकते हो। फेज के बिहाफ पर, फेज का मतलब फेज होती है आपके पास 5, आपको डिस्कस करनी है फिजिकल फेज केवल 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कभी भी डिस्प्रिन को वाटर के अंदर डिजोल्व करिए आप, तो कभी भी किसने ये नहीं बोला कि मिक्स कर दो आप, डिजोल्व वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि डिस्प्रिन की जो टैबलेट है वो सॉलिड है और वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हो वो लिक्विड है। ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, कभी नहीं कहते कि ऑक्सीजन गैस मिक्स इन वाटर, क्योंकि फेज अलग अलग है। जब फेज अलग होती है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिजोल्व। तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। फिर वहीं पर आ रहे हैं हम इसी मुद्दे पर। तो वर्ड डिजोल्व आपको समझ आ गया। अब हम आ रहे हैं फिर दोबारा सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर। डिजोल्व बोल सकते हैं क्योंकि जो शुगर है अपना वो सॉलिड फॉर्मेट में है और जो लिक्विड है वो वाटर है। वाटर क्या है? लिक्विड है। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में या किसी लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिजोल्व। क्या बोलते हैं? डिजोल्व। तो शुगर डिजोल्व इन वाटर। जब शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, आप देखेंगे कि शुगर के क्रिस्टल पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं। अब शुगर के जो बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल थे, अब हमें वो बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल हमारी नेक से, हमारी आई से हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब हम सिंपल सी बात, एक बात बोलें, जो हमें आई से दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोल्यूट के पार्टिकल, यानी कि शुगर क्या है? सोल्यूट है, और आपके पास वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सो शुगर के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से इंटरकैलरी स्पेस में चले गए हैं, अब वो पूरी तरीके से घुल गए हैं। तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास में कि जो मिक्सचर है वो होमोजिनस है और जो शुगर क्रिस्टल है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड होल जो सॉल्वेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन, आपके सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग। इन प्रोसेस से हम जो शुगर के क्रिस्टल को दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। अगर हम फिजिकल मेथड से इन्हें दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि ये आपके पास में सॉल्यूशन बना है। और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके पास में? होमोजिनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजिनस। अब होमोजिनस में क्या होता है? सोल्यूट के पार्टिकल पूरी तरीके से क्या होते हैं? वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? पहला है शुगर और दूसरा वाटर आपके पास में। शुगर सोल्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन।
ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं शिकंजी बनाऊं घर पे तो मैंने वाटर डाला, फिर शुगर डाला, अब हल्का सा मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, सोल्ट और डाल दिया यहाँ पर। अब कंपोनेंट कितने हो गए, कंपोनेंट तो हो गए 3। पहला आपके पास में वाटर, सेकंड आपके पास शुगर, थर्ड आपके पास में हो गया सोल्ट, तो टर्नरी सॉल्यूशन हो गया ये आपके पास में। अगर मैंने क्या किया, थोड़ा लेमन जूस डाल दिया जी, यहाँ पर लेमन जूस डाल दिया, यहाँ पर मैंने लेमन जूस डाल दिया। अब लेमन जूस डालने के 4th कंपोनेंट आ गया, अब क्वार्टनरी सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। क्या हो गया, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट केवल 2 हैं तो बाइनरी, अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट जो है 3 हैं तो टर्नरी, अगर आपके पास 4 है तो क्वार्टनरी। ऐसे ही सॉल्यूशन में कंपोनेंट की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बाइनरी से टर्नरी, क्वार्टनरी और पेंटनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं इसको रफ करता हूँ और आपको समझाने की बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। तो अब तक ये जाना जा चुका है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर में 2 पार्ट सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं। अब सोल्यूट मैंने बोला कि जनरली लोग ये कहते हैं कि सोल्यूट को पहचानने का 2 तरीके हमारे पास हैं। पहली, इस बनने वाले सॉल्यूशन की जो फेज होती है, फेज अगर लिक्विड है तो सोलवेंट भी लिक्विड ही होगा, अगर फेज सॉलिड है तो सोलवेंट भी आपके पास में सॉलिड ही होगा। एक तो ये सबसे आसान तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि सोल्यूट की अमाउंट, सोल्यूट की अमाउंट, बस ध्यान से सुनना ये बात, सोल्यूट की अमाउंट स्मॉलर क्वांटिटी में होगी। अगर स्मॉलर क्वांटिटी में होती है तो जनरली ये माना जाता है स्मॉलर अमाउंट बाय मास। क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट बाय मास, बाय मास। अगर मास के बिहार पर स्मॉल अमाउंट में है तो वो सोल्यूट होगा, पर हर एक जगह लागू नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जहां पर आप सोल्यूट और सोलवेंट को पहचान ही ना पाओ, तो उस केस में नहीं, पर मैं जनरली बात कर रहा हूं। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सोलवेंट सॉल्यूशन के फेज पे भी बिहार पर भी निर्भर कर लेता है। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है। पानी में मैंने शुगर को डाला तो पानी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, शुगर को उसके अंदर हमने डाला तो शुगर सॉलिड होता है और वाटर आपके पास लिक्विड होता है। तो सिंपल सी बात है, जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन लिक्विड है तो क्या होगा, सोलवेंट भी लिक्विड होगा। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है, और जो डिसॉल्व होता है वो सामान्यतः जनरली उसे सोल्यूट बोला जाता है। जब सोल्यूट सॉलिड में होता है, जब सोल्यूट सॉलिड में होता है तो वर्ड हम बोलते हैं डिसॉल्व हो रहा है। क्या वर्ड बोलते हैं, डिसॉल्व हो रहा है। पर जब दोनों लिक्विड होते हैं तो वर्ड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा। दोनों गैस होते हैं तो जनरली वर्ड जो लिक्विड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा। दोनों यदि सॉलिड हो तो वर्ड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा, तब वर्ड क्या बोला जाएगा, तब बोला जाएगा मिसिबल। मिसिबल, मिसिबल वर्ड कब बोला जाएगा, मिसिबल, ध्यान से समझना, मिसिबल वर्ड कब बोला जाएगा। मिसिबल वर्ड तभी बोला जा सकता है जब सोल्यूट और सोलवेंट सेम फेज में होते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट सेम फेज में होते हैं तब हम ये बोलते हैं कि अब डिसॉल्व वर्ड कभी नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे हम यहाँ पर क्या है, अब बोलेंगे हम यहाँ पर कि जो मिसिबल है, क्या है, मिसिबल। मैंने अब तक बताया आपको कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सोल्यूट और सोलवेंट को पहचानना केवल अमाउंट के आधार पे होता हो। तो एक क्वेश्चन करा के बाद में बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन, देखो ध्यान से, अ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है मेरे पास और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया है, यूरिया डिसॉल्व इन सारी बात क्वेश्चन में लिखी होती है, डिसॉल्व इन 27 ग्राम वाटर, 27 ग्राम वाटर। अब देखो बड़ी आसान सा न्यूमेरिकल्स और बहुत आसान सी बात, बिल्कुल सिंपल सा तरीके में
आपको समझ आ जाएगी। पहली बात यहाँ पर अब देखो, जनरली अब देखो 30 ग्राम यूरिया है और 27 ग्राम वाटर है। तो मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोलवेंट। तो जनरली मैंने अभी बोला था कि स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। भाई स्मॉल क्वांटिटी में तो 27 है, 27 ग्राम वाटर है ये, तो ये सोल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना होगा। और ये कितना है, 30 ग्राम यूरिया है। 30 ग्राम क्या है, यूरिया है, यूरिया है। तो ये तो गलत बात है कि इसमें तो पहचान पाएंगे नहीं। अब देखते हैं कि ये बात गलत है कि ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या है, सोल्यूट को सोलवेंट को मिलाना है, पर मुझे ये पहचान ही नहीं आ पा रही है कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। देखो सिंपल सी बात है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अमाउंट नहीं देख सकते हम, इस केस में हम अमाउंट नहीं देख सकते। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स देखने पड़ेंगे। क्या देखना पड़ेगा, मोल्स। देखो कैसे देखते हैं। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास है और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है सोल्यूट और दूसरा मेरे पास क्या है, सोलवेंट है। अब मैं फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि जो लेस क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, यानी कि 27 ग्राम, मैं 27 ग्राम वाटर को सोल्यूट मान लेता हूँ। पर ये बात ठीक है नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो वाटर को पहचानना, अब क्या सोल्यूट को मैं अमाउंट के बिहाफ पे पहचान रहा हूँ, तो ये गलत है मेरा तरीका है, ठीक है। इसको सोलवेंट मैंने क्या मान लिया, 30 ग्राम मैंने मान लिया यूरिया, क्या मान लिया, यूरिया। अब सिंपल सी बात में अभी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, पर मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। दूसरी बात इसके बिहाफ पर ये, दूसरी बात में यूरिया है जो सॉलिड में पाया जा रहा है, ये यूरिया 30 ग्राम है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ये बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 ग्राम यूरिया है, CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये सॉलिड है, अभी मैंने बोला कि जो सॉलिड होता है वो सोल्यूट होता है, और यहाँ से पता चला 27 ग्राम जो है वाटर है, ये आपके पास में क्या है, जो वाटर है ये आपके पास में क्या है, वो सोलवेंट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक अमाउंट के बिहाफ पर कहें तो ये सोल्यूट है, और अगर फेज के बिहाफ पर कहें तो ये सोलवेंट है। तीसरी पहचान हमें आपके पास क्या हो सकती है कि अगर हम यूरिया को वाटर में घोलेंगे, यानी कि यूरिया लिया आपने और वाटर लिया आपने, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा। क्या होगा, वो लिक्विड होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन है अपनी, सॉल्यूशन की फेज क्या है, सॉल्यूशन की फेज है लिक्विड, तो आपके पास सॉल्वेंट की फेज भी क्या है, लिक्विड होनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पे तो वाटर भी आपके पास में क्या है, सोलवेंट है। इसके बिहाफ पर क्या है, वाटर क्या है, सोलवेंट है। एक और तीसरा तरीका होता है, मैं इन दोनों के मोल्स निकाल लूँ, N=W/M, N=W/M। तो W कितना है, वेट कितना है, 27 ग्राम, और वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 + 16 यानी कि 18। तो M की जगह क्या रख लूँगा मैं, 18। इसको अगर डिवाइड करता हूँ मैं, तो N की वैल्यू आती है 1.5 समथिंग, कितनी आती है, 1.5। अब दूसरी बात, अब यहाँ मोल्स निकालूँ W/M, तो W कितना है, 30, और M कितना है, यूरिया है मेरे पास। यूरिया का मुझे मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, कितना होता है यूरिया का, NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन होता है हमारे पास कितना, 14, और यहाँ पर आपके पास है 2 नाइट्रोजन 28 + 4 + कार्बन 12 + 16 यानी कि 62 आ गया मेरे पास। कितना आ गया मेरे पास, 62 आ गया आपके पास में। तो यहाँ क्या करूँगा, 62, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.48। कितना आएगा, 0.48 मोल आएंगी, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है इसलिए इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी, अब n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.48। कितनी आ रही है, 0.48। ये कितनी वैल्यू है, 0.48, और ये कितनी n की वैल्यू है, 1.5। तो भैया सिंपल सी बात है, सोल्यूट हमेशा वो होता है जिसमें मोल्स कम होते हैं,
तो मोल्स कम कैसे इसमें लेस मोल्स हैं, क्या है लेस मोल्स है, तो ये क्या है यूरिया, क्या है यूरिया। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये यूरिया जो होगा वो आपके पास में क्या होगा सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा आपके पास में सोलवेंट होगा, वाटर क्या होगा आपके पास में सोलवेंट। ये मेरी आज सॉल्यूशन की पहली वीडियो जिसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बोला है, इस वीडियो को मैं आज आपके सामने मैंने आपने देखी। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अब मैं सॉल्यूशन की दूसरी वीडियो जल्दी ही आपके पास लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। कंसंट्रेशन, आखिर कंसंट्रेशन होती क्या है, पहले हम आपको बता दें कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई मेरे पास सोलवेंट मैंने भर दिया है पहले, यहाँ कंपोनेंट 1 जिसे मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट 1, ये मेरे पास सोलवेंट है, सोलवेंट जिसे मैं कंपोनेंट 1 बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ मैं कंपोनेंट 1, इसे हमने सोलवेंट बोला है कंपोनेंट 1 को। जब मैंने कोई सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया, मैंने क्या किया इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड किया जिसे मैं कंपोनेंट 2 बोल रहा हूँ, कंपोनेंट 2, ये मेरा कंपोनेंट 2 है सोल्यूट। कई इसको कंपोनेंट ए भी मान सकते हैं, इसको कंपोनेंट बी भी मान सकते हैं, तो सोल्यूट को हम मानने भी ज़्यादातर बुक यही मानती हैं। आखिर कंसंट्रेशन होती क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट है इसको वेरीफाई करती है, इसको डिटरमाइन करती है हमारी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के हमारे पास वेरियस टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि वेरियस कंसंट्रेशन टर्म, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हो सकते हैं उन पे मैं 1 बाय 1 करके बात करूंगा। पहले मैं एक एक को बारे में हल्का सा आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन के कौन कौन से टर्म हो सकते हैं। पहला टर्म हमारा है मास फ्रैक्शन, क्या है मास फ्रैक्शन। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करें, हमने पूरा सॉल्यूशन ही जीरो लेवल से, फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं कि सॉल्यूशन के कितने टाइप हो सकते हैं, और आप ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम वेरियस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज पहले सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास है मास फ्रैक्शन, क्या है हमारे पास मास फ्रैक्शन, और ये हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है वॉल्यूम कंसंट्रेशन, क्या वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये हमारे पास सेकंड टर्म रहेगा। 1 बाय 1 करके हम सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पहले हम इनके बारे में हल्का सा पहले बताएंगे कितने तरीके के हो सकते हैं, और फिर हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे परसेंटेज कंसंट्रेशन हो सकता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मास फ्रैक्शन, सेकंड वॉल्यूम कंसंट्रेशन, थर्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन, फोर्थ हमारे पास स्ट्रेंथ। आपने जैसे हम 9th में हम जैसे आए नॉर्मलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, ये सब हमारे टर्म जो होते हैं ना, ये 9 से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिफ्थ हमारे पास होगा ppm पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। 6 हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन, क्या होगा मोल फ्रैक्शन। 7th हमारे पास जो होगा वो होगा मोलरिटी, ये 7th हमारे पास। 8th हमारे पास होगा फॉर्मेलिटी,
8। फिर हमारे पास 9th होगा मोलैलिटी, और 10 हमारे पास होगा नॉर्मेलिटी। ये हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म आ गए। 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। आप इन सबको नोट डाउन कर लो। हमारे पास फर्स्ट मोल फ्रैक्शन है, सॉरी मास फ्रैक्शन है। सेकंड हमारे पास वॉल्यूम कंसंट्रेशन है। थर्ड हमारे पास आपके पास परसेंटेज कंसंट्रेशन। फिफ्थ हमारे पास स्ट्रेंथ। फोर्थ, फिफ्थ पीपीएम। सिक्स मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। हमारे पास ये हमारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं मास फ्रैक्शन। क्या शुरू करते हैं? मास फ्रैक्शन, यानी कि हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म है मास फ्रैक्शन। पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये सोल्यूट है, मेरे पास सोलवेंट है। अब सपोज करिए सोलवेंट का जो वेट है उसे हम WA बोला करते हैं, क्योंकि ए लिया है WA। यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट क्या हो गया आपके पास में? वेट ऑफ सोलवेंट। ये टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे, तो मैं इसे पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। हमारे पास MA मोलर मास ऑफ सोलवेंट। उसके बाद NA निकाला जा सकता है कैसे? WA/MA से। यहाँ पर मोल्स निकाले जा सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास से। तो ये क्या हो गया आपके पास? मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 या सोलवेंट। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखनी है आपने कि हमारे पास अगर कहीं पर VB इस्तेमाल किया जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट की हम बात कर रहे हैं, VB के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर WA क्या हुआ आपके पास? वेट ऑफ सोलवेंट। MA क्या हुआ? मोलर मास ऑफ सोलवेंट। NA क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और VB क्या हुआ आपके? वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट्स। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा WB, जिसे मैं क्या बोलूँगा? वेट ऑफ सोल्यूट। क्या बोलूँगा? वेट ऑफ सोल्यूट। फिर मेरे पास MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर NB की बात करूँगा मैं, जिसे WB/MB बोलूँगा, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहीं VB का इस्तेमाल किया गया होगा तो उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। हम इतनी बात करें, इन टर्म्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब बात हमारे पास हमारे पास आज का जो टॉपिक है जिसे हम बोल रहे हैं मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या होता है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स बताए, सभी कंसंट्रेशन के टर्म्स पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट है मास फ्रैक्शन, यानी कि मास फ्रैक्शन का मास ऑफ कंपोनेंट A। यदि मैं कंपोनेंट A का मास फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला मास फ्रैक्शन ऑफ A की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सोलवेंट की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास फॉर्मूला होगा मास ऑफ A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मास। ये मेरे पास फॉर्मूला बना। यहाँ पर अगर मैं मास फ्रैक्शन
ऑफ बी निकालना चाहता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो बस सिंपल सी बात है, मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास फॉर्मूला यहां पर बन करके आ जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस मास फ्रैक्शन को मैं मास परसेंट में चेंज करना चाहता हूं, मास परसेंट में मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। अगर कंपोनेंट ए की बात कर रहा हूं तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100, ये आपके पास मास परसेंटेज को कन्वर्ट करने, मास फ्रैक्शन को मास परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात हो गई। अगर मास परसेंट ऑफ बी निकालना चाहता हूं तो मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंटू 100। तो सिंपल सी बात है, हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म की, और कंसंट्रेशन टर्म की भी पहली बात की तो मैंने आपको बताई कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, मैं ये रफ कर रहा हूं और फिर दोबारा यहां पर ही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 यानी कि ए सॉल्वेंट है और कंपोनेंट 2 आपके पास में क्या है, वो आपके पास में सोल्यूट है। आपने क्या किया, दो अलग अलग गिलास लिए और दो अलग गिलास में आपने एक गिलास के अंदर आपने 100 ml वाटर डाला यहाँ पर, और जो आपके पास सेकंड ग्लास है आपके पास में, ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपने 200 ml ऑफ वाटर डाला आपने यहाँ पर। अब क्या हुआ, दोनों के अंदर 1 लेमन जूस या हाँ यहाँ पर भी आपने क्या 1 लेमन जूस आपने ऐड किया, तो आप देखेंगे 1 लेमन जूस के पार्टिकल यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल 200 ml में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 1 लेमन जूस के पार्टिकल 100 ml में आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या होगा, ये ज़्यादा सोर इन टेस्ट होगा और ये कम सोर इन टेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कई बार आपने देखा होगा लैब के अंदर कहीं पर डाइल्यूटेड लिखा होता है DIL, तो यानी कि उसकी पावर कंसंट्रेशन कम है, और कहीं पर CONC लिखा होगा कंसंट्रेटेड, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है, सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा पर सोलवेंट पार्टिकल ज़्यादा हिस्से में आ रहे हैं तो वो कहते हैं कंसंट्रेटेड है, वो मोर कंसंट्रेटेड है देन कंपैरिजन टू सेकेंड। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन के टर्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन का जो हमने फॉर्मूला बताया आपको, अब हम यहाँ पर सेकंड कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकंड आपके पास आया वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब हम वॉल्यूम के फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम सिचुएशन है भाई। देखो कंपोनेंट 1 को अब आपको मास में नहीं लेना है, वेट में नहीं लेना है आपको, अब वॉल्यूम ml में लेना है। और ml में जब किसी चीज को लिया जाता है तो सिंपल सी बात है वो लिक्विड ही है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब सिंपल सी बात, ए किसकी बात कर रहे हैं हम, सोलवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ ए, कंपोनेंट ए, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है वो आप उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का निकल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ बी निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। अब बी आपके पास क्या है, ये आपको पता है, बी आपके पास क्या, सोल्यूट। अगर आप सोल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी लॉजिकल बात है आपके पास में, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कंपोनेंट 2 की बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ये आपके पास में दो मैंने फॉर्मूले दिए जो बड़े ही कॉमन फॉर्मूले हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं। अब आपके पास में थर्ड आपके पास टॉपिक आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। आपके पास थर्ड टॉपिक आता है। मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी जैसे जैसे आगे आएंगे तो मैं यूज करता रहूंगा, इनको आपको बताता रहूंगा कि इनके न्यूमेरिकल्स को आपको कैसे करना है। अभी पहले मैं एक दो फॉर्मूले बता दूं, उसके बाद में धीरे धीरे इनके एग्जाम्पल पर भी आऊंगा। आपके पास थर्ड है, आपके पास में यहाँ पर परसेंटेज कंसंट्रेशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास कौन सा हो सकता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो हम जनरली जो कॉमनली हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हम 3 टाइप से बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है मास परसेंट। क्या बात होती है हमारे पास, मास परसेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट। सेकंड हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट में। और जो थर्ड हमारे पास होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप होते हैं जो परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। अब हम इन पर 1 बाई 1 बात करते हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है। आज थोड़ा गले में भी दिक्कत है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास होता है मास परसेंट क्या होता है, क्या होता है मास परसेंट। इस पर हम बात कर रहे हैं मास परसेंट को, जिसे हम बोलते हैं परसेंट बाई मास। इसके एक और नाम से जो जानते हैं परसेंट बाई मास, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। तो हम बात इसके फॉर्मूले पे आते हैं सीधा। तो पहले इसका मतलब क्या होता है, इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ, परसेंटेज बाई मास या मास परसेंट इज इक्वल टू आपके पास में मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि ये हमारे पास परसेंट बाई मास हुआ। जैसे कहीं किसी बोतल के ऊपर लिखा है 10% बाई मास, कहीं किसी बोतल के अंदर ऊपर लिखा हुआ मेंशन है कि कहीं आप लैब में जाते हैं और उस पर लिखा हुआ है 10% बाई मास, ऐसे कहीं पे लिखा है 10% बाई मास। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझने के लिए एक लॉजिकल बात है 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो वो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो 10% बाई मास या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन जो जिनमें सोलवेंट वाटर हुआ करता है वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ करते हैं। क्योंकि 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये कहीं पर किसी बोतल के ऊपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये मेंशन है कहीं पर। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ग्लूकोज को पानी में घोलकर जो सॉल्यूशन बनाया, वाटर में घोल करके जो सॉल्यूशन बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, देखो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक सोल्यूट और एक आपके पास में सोलवेंट। अब क्योंकि बाई मास की बात कर रहे हैं तो टोटल सॉल्यूशन कितना आपके पास 100, कितना आपके पास में 100 है।
तो सिंपल सी बात है, ये 10 क्योंकि ये मेंशन है 10%, क्योंकि 100% में दिया तो 100 को मानना पड़ेगा और प्लस 90 आपके पास में, तो यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सोलवेंट कितना है 90 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम, और परसेंट बाय मास यानी कि इस फॉर्मूले में आप रखें तो आप क्या करेंगे 10 मास ऑफ सोल्यूट कितना है साहब 10, टोटल मास ऑफ सोलवेंट कितना है आपके पास 100, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है 100 से, फॉर्मूले में 100 से 100 कैंसिल, और क्या मास परसेंट कितना निकल गया 10%, तो 10% बाय मास aqueous solution of glucose means that solute 10 ग्राम है, solvent 90 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है उसे हम बोला करते हैं मास परसेंट या परसेंट बाई मास, मास परसेंट या परसेंट बाई मास। अब हम अगले जो टर्म पे आते हैं, हमारे पास होता है वॉल्यूम परसेंट। क्या हमारे पास टर्म है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। अगला हमारा टर्म हुआ वॉल्यूम परसेंट। क्या हुआ हमारे पास वॉल्यूम परसेंट। तो क्योंकि वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं यानी कि परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको यहाँ पर पहले क्या बोल रहे थे परसेंट बाई मास, अब क्या बोलेंगे परसेंट बाई वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। अब कहीं पर इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की बात करते हैं और लिक्विड को ml में देंगे या लीटर में देंगे। तो यानी कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बात परसेंट बाई वॉल्यूम की हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे किसी बोतल के अंदर मेंशन है, बोतल के ऊपर कोई टैग लगा हो, उसमें मत लिखा होगी 8% बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, 8% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं। चलो इथेनॉल, इथेनॉल तो बड़ा कोमल है जिसे C2H5OH बोलते हैं, यहाँ पर ये इथेनॉल आपके पास हो गया। इसका मतलब सिंपल सा हुआ 8 ml इथेनॉल, 8 ml इथेनॉल यानी कि C2H5OH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात इस फॉर्मूले में हम रख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, सोल्यूट आपके पास कितना हुआ 8 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास 100 और इनटू यहाँ पर 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास में 8% आ गया। ये जो 8% मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। सिंपल सी बात है कि 8% में वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इट मींस दैट 8 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर वैसे भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट सॉल्यूशन तो 100 है और आपके पास सोल्यूट कितना 8, तो सिंपल सी बात है 100 में से 8 जाएगा तो कितना 92 ml आपके पास में सोलवेंट बचा। अब हम अपने जो परसेंटेज का टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब हम किस पर आ रहे हैं इसको नोट डाउन कर लो आप। हम अपने थर्ड टर्म पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसको बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम अपनी परसेंटेज कंसंट्रेशन के मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू आपके पास हुआ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन 200, ये आपके पास फॉर्मूला बना। इसका मतलब है इट इज द मास ऑफ सॉलिड। देखो मास, आप किसी एक कंपोनेंट का मास ले रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट का आप ले रहे हैं क्या, वॉल्यूम ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो मास ले रहे हैं तो सॉलिड है, और दूसरे का वॉल्यूम है तो लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा आपके पास। मैं बोल चुका हूँ जो सॉल्यूशन की फेज होती है वो डिपेंड करती है सोलवेंट की फेज के ऊपर। किसके ऊपर? सोलवेंट की फेज के ऊपर। यहाँ पर लिक्विड सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, डिजोल्व वर्ड भी बता चुका हूँ मैं क्यों होता है, क्योंकि जब किसी डिफरेंट फेज की चीज़ों को डिफरेंट फेज की चीज़ों में आप मिलाते हैं तब वर्ड डिसोल्व यूज किया जाता है, और सेम फेज की चीज़ों को आप जब मिलाते हैं तब उसे मिसिबल वर्ड यूज किया जाएगा, जो वर्ड बना है मिक्स से। तो यहाँ पर मास परसेंट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। अब कहीं किसी बोतल के ऊपर आपने, यहाँ किसी लैब के अंदर आप किसी टैग के ऊपर यहाँ पर कुछ मेंशन हो और कहीं पर लिखा हो ये कि 14% मास बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 40%, ऐसे 40% मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया होता है NH2CONH2, ये यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। 40% बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, कहीं एक मेंशन है 40% मास बाई वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इट मीन्स दैट 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट 14 ग्राम ऑफ यूरिया इंटू 100, आपके पास यहाँ पर सिंपल सी बात आ गई, आपके पास 14%। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास सोल्यूट जो है यूरिया जो है 40 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन आपके पास क्या है 100 ग्राम है। यहाँ से इसको आप घटा करके वैल्यू को सॉल्वेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज हम यहाँ तक ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थर्ड, परसेंटेज कंसंट्रेशन, यानी कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। थैंक यू वेरी मच।